वॉइस नहीं आई, तो प्लीज एक बार बता दीजिए आपने क्या बोला। चैप्टर 13, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। बच्चों 10 चैप्टर हमारे हो गए। 11th 12th मैंने आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड ट्रेजरी फंक्शन, ये दोनों आपको होमवर्क दिए हैं, मैं कराऊंगा आपको। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। बच्चों जैसे ही वर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज, जरा समझना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। मैं इसको एक सिंपल पहले स्टार्ट करके देता हूं। अब जरा समझना, आपका फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर आपकी फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क को बढ़ाता है या फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क को पैदा करता है। फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। अब फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क, सबसे पहली एक रिस्क होती है जिसको हम ट्रांजैक्शन रिस्क बोलेंगे। 3 तरह की रिस्क होती है, पढ़ेंगे अपन। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिस्क। मैं अभी ट्रांजैक्शन रिस्क के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क को समझा रहा हूं। जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं, जो इंडिया से माल बाहर भेजते हैं, सेल गुड्स टू बायर ऑफ यूएसए एंड एग्री टू रिसीव अमाउंट इन डॉलर। यानी जिन्होंने यूएसए में माल बेचा और कहा कि हम पैसा डॉलर में लेंगे, तो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर हो जाता है और एक रिस्क पैदा हो जाती है। उस रिस्क को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क। क्यों, समझाऊंगा। अगर इंडिया में कोई पर्सन इंपोर्ट करता है गुड्स, बाय गुड्स फ्रॉम यूएसए, और एग्री करता है कि मैं पेमेंट डॉलर में दूंगा, यानी एक चीज समझो आप, या तो आप रिसिप्ट कर रहे हो या आप पेमेंट ले रहे हो, दे रहे हो, रिसिप्ट ले रहे हो या पेमेंट दे रहे हो फॉरेन करेंसी में। एक मिनट बच्चों, ये क्या हो गया? ये if payment or receipt is committed in foreign currency, then the trader is exposed to foreign
एक्सचेंज रिस्क। बात समझ जाओ। साथ के साथ अगर पेमेंट या रिसिप्ट आपने कमिट करी कि मैं तो डोमेस्टिक करेंसी में ही लूंगा या डोमेस्टिक करेंसी में ही दूंगा, तो आपका कोई फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर नहीं है और आपको फॉरेन एक्सचेंज की कोई रिस्क भी नहीं है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, देखो जरा, बाकी सब बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझते हैं। जनवरी 1 2000 $1 की रेट क्या है? बोलो क्या रेट है? $1 इज इक्वल ₹80। 80 रुपीज। 31 जनवरी X1, एक महीने बाद डॉलर की रेट कितनी हो गई? 81। 81। अब बात को समझना, फॉरेन करेंसी आपके लिए एक कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी मतलब समझ गए? एक एप्पल है, पेन है, ऑरेंज है, एक यूनिट, यानी डॉलर आपके लिए एक प्रोडक्ट हो गया। तो एक यूनिट का डॉलर लेने के लिए, यानी $1 लेने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ते जनवरी में। अब समझो, अगर आपने गुड सेल किया 1 महीने की उधारी पर, तो 1 महीने बाद आपको अगर डॉलर में पैसे आएंगे, आपने एक यूनिट बेचा $1 में, मान लो एक यूनिट ही बेचा $1 में, जहां आपको 80 रुपए आने थे, जो आपको पता था 80 रुपए आएंगे, लेकिन जनवरी 31 को डॉलर हो गया 81 का, तो आपके पास कितने रुपए आएंगे? $81। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो फायदा हुआ, और अगर आप इंपोर्टर हैं, आपने खरीदा है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो आपने सोचा था कि मैं 80 रुपए दूंगा, 1 महीने बाद आपको 81 रुपीज देने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस समय डॉलर चाहिए होगा। डॉलर आपको बैंक से लेना पड़ेगा। बैंक बोलेगा 81 रुपीज जमा कराओ, डॉलर ले जाओ। आपके पास वो डॉलर आएगा, वो डॉलर आप अपने सप्लायर को दे दोगे। ठीक है? ठीक है ये वाली बात। लेकिन यही अगर $1 जनवरी 31 को 79 का हो गया, $1 इज इक्वल टू 79। ठीक। अगर आप एक्सपोर्टर है तो आपको नुकसान हो जाएगा ना। आप बेचने वाले हैं, आपने 80 रुपए का माल बेचा आपकी करेंसी के हिसाब से, बट आपकी जेब में 79 ही आएंगे, नुकसान हो जाएगा। और अगर आप सेलर हैं, सॉरी बायर हैं, तो आपको फायदा हो जाएगा। आपने एक चीज 80 रुपए में खरीदी, जिसका पेमेंट डॉलर में करना था। महीने भर बाद जब पेमेंट करने गए, तो आपने $79 ही चुकाने, 79 रुपीज ही चुकाने $1 के। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर। डन। अब सुनो, जब हम फॉरेन करेंसी के एक यूनिट के लिए कितनी होम करेंसी लगेंगी, क्या बोला मैंने? फॉरेन करेंसी के एक यूनिट यानी $1 के लिए हमारी कितनी होम करेंसी लगेगी, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट रेट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रेट। इनडायरेक्ट रेट। होम करेंसी का 1 रुपए से
फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट्स आएंगे, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट रेट। अब आप हमेशा जब भी डॉलर में वर्ड बोलूं तो आप उसको बोलना एप्पल, उसको आप बोलना मैंगो, उसको आप बोलना ऑरेंज, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, एक एप्पल खरीदने के 81 रुपीस देने पड़ेंगे, या बोलू 1 रुपए में 0.01235 एप्पल ही आएगा। ये इनडायरेक्ट रेट है। तो डायरेक्ट रेट क्या होता है, अच्छा इनडायरेक्ट रेट कैसे निकाली, 1/81, 1/79, ये इनडायरेक्ट रेट आ गई। 1/81 करोगे इनडायरेक्ट रेट आ गई, 1/79 करोगे इनडायरेक्ट रेट आ गई। अब एक बात बताऊं, रेड, अब अगर आपका $1 जो 80 का था वो $1.81 का हो गया, तो आपकी होम करेंसी गिर गई, डेप्रिशिएट हो गई, और फॉरेन करेंसी क्या हो गई, appreciate, तो अगर आपको पेमेंट आना है तो आपके लिए रिसिप्ट क्या होगी, appreciate, रिसिप्ट फेवरेबल, और अगर पेमेंट जाना है तो पेमेंट आपके लिए क्या होगा, appreciate, एडवर्स। सो विल रिसीव मोर एंड पे मोर इन होम करेंसी। ये लाइन समझ में आ गई आपको, विल रिसीव मोर एंड विल पे मोर इन होम करेंसी। रिसीव मोर फेवरेबल, पे मोर एडवर्स। अगर डॉलर $1 जो 80 का था वो $1.81 का हो गया। अब आप सोचो यार, जहां पहले एक एप्पल खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे, वहां वही एक एप्पल खरीदने के लिए 81 देने पड़ेंगे, तो डॉलर महंगा हो गया ना, डॉलर एप्रिशिएट हो गया, एप्पल महंगा हो गया, एप्रिशिएट। अब अगर हमारा $1.79 का ही रह गया, जो 80 का था वो 79 ही रह गया, तो होम करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट। फॉरेन करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट। और एक बात यहां देखो, इनडायरेक्ट मेथड में ये देखो 0.01235 है, ये 0.01266 है। $1 में $0.01266 आएंगे, $1 में $0.01235 आएंगे, तो यहां ज्यादा आ रहे हैं ना $1 में डॉलर, तो होम करेंसी एप्रिशिएट हो गई, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। तो अगर आपकी कोई रिसिप्ट आनी है तो वो आपके लिए एडवर्स है, नेगेटिव है, अनफेवरेबल है। कोई पेमेंट जाना है तो वो आपके लिए फेवरेबल है। यानी फॉरेन करेंसी होम करेंसी के रेस्पेक्ट में वर्थलेस हुई है, कम हुई है उसकी वर्थ। हमें पैसा कम मिलेगा और हम पैसा भी कम देंगे। अगर हमें पैसा कम मिलेगा तो हमारे लिए एडवर्स है, हम पैसा कम देंगे तो हमारे लिए फेवरेबल है। चलिए ग्रंथि जरा ये पढ़ दीजिए डायरेक्ट। yes, so when we एक express लेट मी चेक, 4 बच्चे हैं क्लास में सिर्फ, चलो हाँ जी। when we express how much is to be paid or received in home currency is exchange of a unit of foreign currency. That is how much we will receive if sell $1 in India. इफ वी सेल $1 इन इंडिया, यानी जब हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि हमें कितना देना है या कितना लेना है होम करेंसी में, एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए, अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो वो डायरेक्ट मेथड है। अ यूनिट, $1, $1, 81, 81, 80, 79, 80, ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट
पढ़ो। When we express how much is to be paid or received in a foreign currency in exchange of a unit of home currency, that is, how much dollar we will receive if we sell rupees 1 in India. आई होप इनडायरेक्ट भी समझ में आ गया, डायरेक्ट भी समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने ग्रीन सॉरी येलो के अंदर एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है देखो। पढ़ो जरा। Foreign currency is a commodity, just like an apple to be bought by us by paying rupee in India or apple to be sold by receive rupee in India. समझ गए? Yes, sir. ये पूरा चार्ट समझ गए जो मैंने बनाया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया? होम करेंसी कब डेप्रिशिएट होगी, कब एप्रिशिएट होगी, फॉरेन करेंसी कब एप्रिशिएट होगी, कब डेप्रिशिएट कहलाएगी, आपकी रिसिप्ट कब फेवरेबल होंगी, आपकी रिसिप्ट कब एडवर्स होगी, आपके पेमेंट कब एडवर्स होंगे, आपके पेमेंट कब फेवरेबल होंगे। ये अच्छे से पूरा एक टेबल आप अच्छे से पढ़ लो और ये क्लियर हो गया। अब समझो। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी होम करेंसी एप्रिशिएट हुई, क्या बोला मैंने? But home currency appreciate with तो क्या आप एक्सपोर्ट करोगे? yes, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, पेमेंट आएगा। yes, sir. तो क्या करोगे? देखो ना क्या लिखा है। नहीं करेंगे फिर क्योंकि पेमेंट आने का कम। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी होम करेंसी एप्रिशिएट होने वाली है, तो आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको नुकसान होगा, तो यानी आप एक्सपोर्ट करने से बचोगे। तो जब आपकी होम करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने से बचते हैं। अब वो जब एक्सपोर्ट करने से वो बचते हैं तो माल कम बनता है, माल कम बनता है तो वर्कर को कम काम मिलता है, वर्कर्स की जॉब जाती हैं, और इसे ही हम कहते हैं करेंसी ब्लू। क्या बोलते हैं इसको? Currency पढ़ो ये लाइन। इफ करेंसी, currency appreciate companies claim यहां that मैंने they बोला इफ करेंसी एप्रिशिएट, यहां करेंसी एप्रिशिएट का मतलब हमारी होम करेंसी की बात है। yes, sir. If a currency appreciate, company complain that they cannot sell their goods abroad। सही बात है ना? Yes, And worker hesitate about losing their job। वर्कर की नौकरियां जाएंगी, कंपनी अपना गुड्स बाजार में एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं बेच पाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करेगी या नहीं कर सकती है। कारण क्या है? आपका प्रॉफिट मान लो $1.80 का, $1.79 का है, एक महीने में अगर ये गिर गया तो आपके तो प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे ना, नुकसान हो जाएगा आपको। ये करेंसी ब्लू का पहला कारण। दूसरा, करेंसी ब्लू का दूसरा कारण, तो करेंसी ब्लू का मतलब क्या हो गया? हमारी अगर करेंसी एप्रिशिएट हो गई तो हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, हमारे वर्कर्स की तनख्वाहें जाती हैं, और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हम बचते हैं माल बेचने से। कारण हमारे लिए वो नेगेटिव होगा अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो।
पढ़ो क्या लिखा है। If currency depreciate, consumers are unhappy because inflation is imported and their money transfer travels ट्रेवल्स, travel less far while when they go abroad. यानी अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो हम कौन, कंज्यूमर। अरे हम माल मंगवा रहे हैं ना, इंपोर्ट कर रहे हैं, So, तो हम नाखुश हो जाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, so क्योंकि हमारी मनी जो है उसकी वैल्यू गिर गई है, हमारे उस रुपए की कीमत कम हो गई है। हम अगर बाहर घूमने जाएंगे, हम अगर बाहर घूमने जाएंगे बाहर, तो हमें महंगा पड़ेगा। ट्रेवल लेस फार, हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। करेंसी ब्लू समझ में आई बात आपको। yes, sir. चलो अब ग्रंथी आप ही समझा दो मेरे को करेंसी ब्लू। सर अगर करेंसी एप्रिशिएट होती है तो कंपनी क्लेम करती है कि कम माल सेल करेंगे एब्रॉड में क्योंकि उससे जो हमारा इनकम है वो कम हो जाती है और जो वर्कर्स की जॉब जॉब होती है वो जाने की जा सकती है उस वक्त पे। वेरी गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट। और करेंसी डेप्रिशिएट जब होती है तो कंज्यूमर्स का जो मनी होता है उसका वैल्यू गिर जाता है जिसके कारण कंज्यूमर चीजें खरीद नहीं पाता है और ट्रैवल नहीं कर पाता है प्रॉपर। बाहर नहीं जा पाता क्योंकि उसकी करेंसी की कीमत गिर गई है। गिर गई है। ठीक है ना, तो करेंसी ब्लू भी समझ में आ गया क्या होता है। अब बच्चों, ये पैरा यहां से पढ़ते हैं। फॉरेन करेंसी रिस्क, क्या लिखा है पहला लाइन। फॉरेन करेंसी रिस्क अराइजेस फॉर कंपनी दैट ट्रेड, पढ़ो क्या लिखा है, दैट ट्रेड। इंटरनेशनली। मतलब अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रही है तो उसको फॉरेन करेंसी की रिस्क होती है। अच्छा कब होती है, मैंने बता दिया, बताओ कब होती है। डॉलर जब रुपीस का अमाउंट चेंज होता है। वैन, जब एक्सपोर्ट करा, एंड इम्पोर्ट। कमिट टू रिसीव इन इन फॉरेन करेंसी। एंड व्हेन इंपोर्ट commit to make payment in, फॉरेन करेंसी। ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो जब वो इंटरनेशनली ट्रेड करती है तो उसको फॉरेन करेंसी की रिस्क होती है, और वो कब होती है मैंने बता दिया। एक्सपोर्ट करा और कहा कि मैं पैसा फॉरेन करेंसी में लूंगा, इंपोर्ट करा और कहा मैं पैसा फॉरेन करेंसी में दूंगा, खत्म बात। अब दोस्तों, डॉलर, आप समझना, $1 कल किसी क्या रेट पे चल रहा था, 85। आज कितने पे चल रहा है, 86। परसों कितने पे चल रहा था, 87। डॉलर का प्राइस हर बार ऊपर नीचे चलता रहता है, चलता है कि नहीं चलता है, यस सर। हाँ या ना। यस सर। वो मूव होता रहता है। तो एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है बच्चों,
floating exchange rate system. इस सिस्टम का मतलब क्या है? इस सिस्टम का मतलब है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से एक्सचेंज रेट की कीमतें ऊपर नीचे होंगी, जिसमें किसी भी अथॉरिटी का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। और हमारी करेंसी और फॉरेन करेंसी के प्राइस हमें पता नहीं है, वो डिमांड और सप्लाई से ही निकल कर आएंगे, वो अनसर्टेन होते हैं। एक बात बताओ, कल $1 कितने का मिलेगा? कल ₹1 में कितने डॉलर आएंगे? क्या बता सकते हो? नहीं। So, क्यों? क्योंकि कल जो कीमत चलेगी वो कीमत आपको उस समय चुकानी होगी। और जब ये मूवमेंट आता है तो आपका फॉरेन ट्रेड भी अफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है। तो एक बात बताऊं, हम यूएसए में माल क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि डॉलर डे बाय डे मजबूती होता जा रहा है। हाँ या ना? yes, sir. हम बेचना चाहते हैं क्योंकि हमारी होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, तो हम बेचेंगे तो हमें फेवरेबल होगा। प्लीज ये पढ़िए, इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, पढ़ दीजिए। Yes, sir. In a floating exchange rate system, the authorities allow the force of supply and demand to continuously change the exchange rates without interventions. The future value of the ऑथोरिटीज currency. अलाउ मतलब इंडिया गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट, जापान गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट ये कहती है हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है। अगर किसी भी करेंसी की ज्यादा डिमांड आएगी तो वो करेंसी मजबूत हो जाएगी, जिस करेंसी की सप्लाई ज्यादा आएगी तो वो करेंसी सस्ती हो जाएगी। एग्जाम्पल, एक बात बताओ, इसमें एक चीज हमको हमेशा समझनी है कि जो सप्लाई अगर ज्यादा आ गई, अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसका क्या होगा? चीजें आपको सस्ती पड़ जाने वाली है। अरे मान लो आपकी टमाटो की फसल हुई, ज्यादा अगर पैदावार हो जाती है तो टमाटर सस्ता हो जाता है ना। Yes, sir. ज्यादा टमाटो का प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा सप्लाई आ जाएगी, टमाटो सस्ता हो जाएगा। ज्यादा एप्पल पैदा हो गया, सप्लाई ज्यादा आ जाएगी, एप्पल सस्ता हो जाएगा। एप्पल का मतलब क्या हो गया? कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब क्या हो गया? फॉरेन करेंसी। डिमांड, ज्यादा डिमांड आएगी, महंगा हो जाएगा। तो ये मार्केट ड्रिवन होता है। क्या होता है? मार्केट ड्रिवन। मार्केट डिसाइड करता है रेट को, कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है रेट। The future value of a currency vis-a-vis other currency is फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ करेंसी, यानी जैसे इंडिया की करेंसी विज विज अदर मतलब डॉलर यूएसए की करेंसी, तो फ्यूचर वैल्यू अनसर्टेन होती है और वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड इससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, वर्ल्ड की लीडिंग करेंसीज मालूम है आपको कौन कौन सी हैं? No, sir. एनी वन ऑफ यू? डॉलर है, जैपनीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है और यूरोपियन यूरो है। ये वर्ल्ड की 4 लीडिंग करेंसीज हैं।
ये चार करेंसी एक दूसरे की डिमांड सप्लाई के कारण फ्लोट होती हैं, यानी बढ़ती घटती रहती हैं, फ्लोट अगेंस्ट ईच अदर। डॉलर, येन, पाउंड, यूरो। लेकिन इनकी इनके मूवमेंट को, हावर ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ करेंसीज यूज दिस सिस्टम। अरे डॉलर और येन के बीच के मूवमेंट को हम क्यों लेंगे? हम तो डॉलर और रुपए का मूवमेंट देखेंगे। लेकिन कुछ करेंसीज हैं जो इनके मूवमेंट से अपना मूवमेंट डिसाइड करती हैं। बात बताएं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने डॉलर से अपने आप को क्या कर दिया? लिंक कर दिया। डॉलर बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है, डॉलर घटता है तो वो भी घटता है। बात खत्म। अब सुनो, ये जो था वो था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या था? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीन सिस्टम और हैं, तीनों के नाम पढ़ो। The exchange rate system, fixed exchange rate system, and managed exchange rate system. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। चार बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, क्या करो इन बच्चों का यार। इसमें आइडल के कौन कौन है? ग्रंथी, Yes, sir. पूजा, नूर विशाल सर। एंड आकर्षी। विशाल राठौर। विशाल, आकर्षी, आकाशी। सर आकाशी और मैं प्रेस्टीज से। आकाशी एंड पूनिया प्रेस्टीज, विशाल एंड ग्रंथी। दो बच्चे प्रेस्टीज से हैं, दो। चलो, बहुत ही खराब बात है यार। अदर सिस्टम इंक्लूड, सबसे पहला क्या है देखो, पढ़ो क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। क्या है? Fixed exchange rate. इसमें क्या है? $1 इज इक्वल टू ₹80 अगले 2 महीने तक। खत्म बात। अब ट्रेडर को टेंशन खत्म है, खरीदने वाले को और बेचने वाले को कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। बताओ क्यों नहीं टेंशन? क्योंकि एक अमाउंट जो है वो फिक्स होती है कि ना ये बढ़ेगा ना ये कम होगा, ना किसी को लॉस है ना किसी को प्रॉफिट है अगले 2 महीने तक, इसके लिए। बिल्कुल सही। तो इसमें क्या, फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है? दिस इन्वॉल्व पब्लिशिंग द टारगेट पेरिटी अगेंस्ट अ सिंगल करेंसी। $1 इज इक्वल टू ₹80, या फिर अ बास्केट ऑफ करेंसी। डॉलर, पाउंड,
येन, डॉलर ले लिया, पाउंड ले लिया, येन ले लिया। डॉलर का वेट 40%, पाउंड का रेट 35%, येन का वेट 25%। यानी आपने इनका एक बैग बनाया, जैसे कि एक फ्रूट बास्केट आप खरीदते हो। 4 एप्पल, ठीक, 40 एप्पल्स, 35 बनाना, 25 ऑरेंज। बात समझ जाओ, ये बास्केट होती है, एक बास्केट में इतने रखें। अब एप्पल की रेट, बनाना की रेट और ऑरेंज की रेट जो भी हैं, मान लो ये 80 रुपए है, ये 100 है और ये 50 है। तो 80 का 40%, 32, 100 का 35%, 35 और 50 का 25%, 12.5। आपने एक बास्केट बनाया और एक सिंगल रेट निकाल ली। अच्छा, अब क्या हुआ? आपने कमिटमेंट करा, आपने कमिटमेंट किया। आप कौन? गवर्नमेंट। कि आपकी जो भी इंटरेस्ट रेट है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों देशों के बीच की इंटरेस्ट रेट, यानी लैंडिंग रेट, बोरोइंग रेट, दो दो देश या दो से ज्यादा देश जो भी हैं, सो कमिटमेंट करा कि हम हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को और हमारे ऑफिशियल रिजर्व को, किसके? फॉरेन एक्सचेंज के, फॉरेन एक्सचेंज की इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिशियल रिजर्व, उसको एक होल्ड करेंगे एक्चुअल स्पॉट रेट पर विद इन सम ट्रेडिंग बैंड अराउंड दिस टारगेट। यानी आपने एक रेट फिक्स कर दी, उस रेट के अंदर ही चलेगा। बच्चों, एक्चुअल स्पॉट रेट का मतलब आज की रेट, स्पॉट मतलब आज, अभी। यानी अगर आप ये वाली पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं तो आपको डॉलर के भी ऑफिशियल रिजर्व रखने, अगर आपकी सिंगल करेंसी है तो, और बास्केट है तो डॉलर के, येन के, जो भी करेंसी का आप बास्केट बनाना चाहते हो। यानी फिक्स एक्सचेंज रेट दो तरह की होती है, फिक्स्ड अगेंस्ट सिंगल करेंसी, फिक्स्ड अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी। सिंगल करेंसी में दिस इज वेयर अ कंट्री फिक्सेस इट्स एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द करेंसी ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी, यानी एक रेट बस। बोले मैं तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज रख रहा हूं, खत्म बात। अब चक्कर क्या है? कोई दूसरा देश है जो मेरे से डील करने आएगा, तो मैं बोलूंगा भैया मैं तो डॉलर में कन्वर्ट करके ही तुमको अमाउंट दूंगा, और मेरे लिए $1 बराबर 80 रुपए है। तो अब कोई दूसरी कंट्री का बंदा आया, मैं बोलूंगा तू तेरी कंट्री का डॉलर से रेट देख ले, और फिर अपन इसको, ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं। लेकिन ये $1 बराबर 80 रुपए कब तक चलेगा? बोले ये परमानेंट नहीं होता, फिक्स्ड रेट्स आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे रहता है।
और आपका पीरियोडिक समय समय पर रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन जो होता है, इकोनॉमिक फंडामेंटल जो किसी भी कंट्री के होते हैं उसके कारण, जैसे इन्फ्लेशन रेट ऊपर नीचे हुई तो फिक्स रेट बदल जाएगी, और इन्फ्लेशन रेट आप जानते हो बदलती रहती है। फिक्स अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज using a basket of currency is aimed at fixing the exchange rate against a more stable currency base than would occur with a, बोले एक सिंगल करेंसी को लेके चलोगे उससे बेटर है आप एक से ज्यादा करेंसियां ले लो, उससे स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, खत्म बात। लेकिन बास्केट किन करेंसी की बनाना, जिन देश से आप ज्यादा डील करते हो। The basket is often devised to reflect the major trading link of the country concerned. तो बच्चों, फिक्स एक्सचेंज रेट दो तरह की होती है, फिक्स अगेंस्ट सिंगल करेंसी, फिक्स अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी। फिक्स एक्सचेंज रेट में आप एक टारगेट पेरिटी दे देते हैं, एक सिंगल करेंसी की या बास्केट ऑफ करेंसी की, और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी यानी इंटरेस्ट रेट और ऑफिशियल रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज का उसका कमिटमेंट दे देते हैं, इतना हम इसकी रेंज में रहेंगे और इतना रखेंगे। रेंज देनी पड़ती है, जिसे कि एक ट्रेडिंग बैंड मतलब एक लिमिट के अंदर आपका माल, आपका ट्रेडिंग हो, खत्म बात। अब आता है फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बच्चों ऊपर जो पड़ी थी वो पड़ी थी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये क्या है आपका Freely फ्रीली floating. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वही ऊपर जो पड़ा था। इसको क्लीन फ्लोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Clean float. A genuine free float would involve leaving exchange rate entirely to the vagaries of supply and demand on foreign exchange market। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड करेंसी की है उसके हिसाब से रेट फ्लोट होती रहती है, बहती रहती है ऊपर नीचे फ्रीली, और न ही कोई ऑफिशियल रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज का, न ही कोई इंटरेस्ट रेट्स, नॉर एक्सचेंज रेट्स, नॉर ऑफिशियल रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज, किसी का भी इंटरवेंशन नहीं होता। यानी वो दो चीजें जो फिक्स में थी ना, क्या, इंटरेस्ट रेट और ऑफिशियल रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज के, ठीक, वो दोनों की जरूरत नहीं होती है। नाइदर इंटरवेनिंग ऑन द मार्केट यूजिंग ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज के आपकी कंट्री के पास रिजर्व है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। इंडिया अपनी इंटरेस्ट रेट क्या ऊपर नीचे कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है इन रेटों को। नॉट टेकिंग एक्सचेंज रेट इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग इंटरेस्ट रेट डिसीजन, दोनों ही बातें नहीं होंगी। जब ये दोनों ही बातें नहीं होंगी तो वो फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाएगी। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, ठीक है।
मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। इसमें जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो फ्लोट मैनेज करता है, लेकिन इसका पता पब्लिक को नहीं होता। और वो उस रेट करेंसी को उस रेंज में रखता है, यानी 80 टू 85 ये रेंज है। हमारी आरबीआई ने सोच लिया कि हम डॉलर को इसी रेंज में रखेंगे, तो डॉलर अगर 85 से ऊपर जा रहा होगा तो वो डॉलर की सप्लाई चालू कर देंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा। और अगर डॉलर 80 के नीचे जा रहा होगा तो डॉलर बाय करना चालू कर देंगे, जिससे डिमांड बढ़ जाए। यानी एक्चुअल में अगर ऐसा नहीं करे देश, किसी कंट्री की सरकार, तो फॉरेन ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर रुपया लगातार टूटता जा रहा है तो इंपोर्टर यूएसए से माल खरीदेगा ही नहीं। जो अच्छी बात नहीं है कि माल नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्शन कहां से होगा, भाई रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा ना। सो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज यूजिंग अ मैनेज फ्लोट विल अटेम्प्ट टू कीप करेंसी रिलेशनशिप विद इन अ प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ वैल्यू, यानी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ली है, जो यूजुअली पब्लिक को अनाउंस नहीं होती है। और वो इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो सेंट्रल बैंक ध्यान रखता है, बाइंग और सेलिंग देयर करेंसी टू रिमेन विद इन देयर रेंज। समझ गए? अपनी करेंसी को खरीद बेच करके वो क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जब रिस्क की बात करते हैं, मैंने कहा था 3 तरह की फॉरेन करेंसी की रिस्क होती है। पहली कौन सी रिस्क होती है? ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क। दूसरी कौन सी होती होगी? इकोनॉमिक इकोनॉमिक, रिस्क। तीसरी कौन सी होगी? ट्रांसलेशन रिस्क। कौन सी रिस्क? ट्रांसलेशन रिस्क। बच्चों, ट्रांजैक्शन रिस्क तो मैंने आपको पढ़ा दी है। आप पूछोगे सर कब पढ़ाई? ये रही, ये ट्रांजैक्शन रिस्क की थी। इंडिया का एक्सपोर्टर अगर गुड सेल कर रहा है यूएसए को और एग्री कर रहा है डॉलर में अमाउंट लूंगा, इंडिया का इंपोर्टर अगर यूएसए से माल खरीद रहा है और एग्री कर रहा है पेमेंट डॉलर में दूंगा, तो अब उसके पास जो ट्रांजैक्शन उसने किया उसकी रिस्क है। और एक बात बताऊं, ट्रांजैक्शन रिस्क में कैश का फ्लो होता है, मतलब कैश इंपैक्ट आता है। $1 बराबर 80 रुपए, मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था। जब मैंने माल बेचा, जब पैसा आया तो वही $1 मेरा हो गया 81 रुपीस का। तो मेरा कैश जहां मुझे 80 आना था, अब कैश 81 आएगा। प्रॉफिट भी होंगे और कैश भी आएगा, कैश फ्लो भी ज्यादा आएंगे, प्रॉफिट भी बढ़ गए। बैठे खाली 80 रुपए की जगह 81 रुपीस आ गए, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, इधर कैश भी बढ़ जाएगा। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन की रिस्क जो गुड्स के बाय और सेल करने के कारण होती है। ट्रांसलेशन रिस्क, एक बात बताओ, मैं इंडिया में हूं और मेरी एक ब्रांच अगर यूएसए में है, तो यूएसए में सारे ट्रांजैक्शन किस में हो रहे होंगे? डॉलर में।
Yes, sir. एक बात बताओ, हमने वहां पर जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम ट्रेडिंग एंड पी&एल बोलते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, यानी आज के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे। वर्ड क्या यूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस शीट वर्ड यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब मेरे बच्चों बात को समझना, जो आपने अपनी ब्रांच में, यूएसए की ब्रांच में काम किया, उस ब्रांच की रिपोर्टिंग करी, उस ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस किस में बनेगा? डॉलर में। लेकिन उस ब्रांच की रिपोर्टिंग आपको कहां करनी पड़ेगी? इंडिया में। हाँ या ना? Yes, sir. तो जब इंडिया में आप उस ब्रांच की रिपोर्टिंग करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट तो क्या बोलेगी कि भाई आपको जो रिपोर्टिंग करके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं वो तो रुपीस में बनाने हैं। किस में बनाने? रुपीस Rupees में। में. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी उस फॉरेन की ब्रांच का ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपी में। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम आपको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, रिसीवेबल, पेबल, ये सब होते हैं। वेजेस, सैलरी, रेंट, हाँ या ना? Yes, sir. अब वो सब होंगे डॉलर में, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में। अब चक्कर, जब डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करूं तो रेट कौन से लूं? अब ऐसे में 3 रेट होती हैं। ओपनिंग स्टॉक, मान लो मेरा ईयर है 2025, जनवरी 1 25 से 31 दिसंबर 25 का ईयर है, तो ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी वाली रेट से ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट। सेल्स, परचेज, रेंट, सैलरी, ये तो हर रोज होते होंगे भाई। सेल कोई एक दिन थोड़ा हुई होगी, 365 दिन हुई होगी, परचेज भी। तो अब रेट कौन सी लूं? तो बोले एवरेज रेट ले लो, यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर की एवरेज रेट। 1 जनवरी 20x5 और 31 दिसंबर x5 की एवरेज रेट। रिसीवेबल, पेबल, ये किस पे लूं? बोले ये काम करो, ये क्लोजिंग रेट पे ले लो। रिसीवेबल मतलब जो पैसे आने बाकी हैं साल के आखिरी में, 31 दिसंबर x5 को जो पैसे आने बाकी हैं उनको आप। अब एक बात बताओ, आप डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक अलग रेट से कन्वर्ट होगा, सेल परचेज अलग रेट से होंगी, क्लोजिंग स्टॉक, रिसीवेबल, पेबल अलग रेट से होंगे, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मिसमैच हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस की डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल बराबर होती है। वो बराबर कब थी? जब दोनों तरफ डॉलर था। अब डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करा और रेटें अलग अलग ले ली। देखो, डेबिट साइड के सभी आइटम को 80 से मल्टीप्लाई करो, क्रेडिट साइड के सभी आइटम को 80 से मल्टीप्लाई करो, तब तो फिर फर्क नहीं आएगा। लेकिन फर्क कब आएगा? जब रेट ओपनिंग अलग ले ली, क्लोजिंग अलग ले ली, एवरेज अलग ले ली, तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। इस मिसमैच को हम कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क, यानी हमारे जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है उस पर फर्क आ जाता है। कल पढ़ेंगे इसको अपन डिटेल के अंदर। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स पे फर्क आ जाता है। ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है, उसको मैच कराने के लिए आप उस डिफरेंस को बोलते हैं कि भैया ये जो डिफरेंस है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन का है, और अगर वो डेबिट आ रहा है तो लॉस कहलाता है, क्रेडिट आ रहा है तो प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन इससे सिर्फ आपके प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट आता है, आपकी इक्विटी पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि प्रॉफिट अल्टीमेटली इक्विटी में जाते हैं, लेकिन आपके कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो ट्रांजैक्शन रिस्क और ट्रांसलेशन रिस्क में कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले मैंने दोनों साथ पढ़ा दी। और तीसरी होती है इकोनॉमिक रिस्क।
बच्चों, इकोनॉमिक रिस्क जो होती है वो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हो जाते हैं एक्सचेंज रेट में। रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो एक अनएक्सपेक्टेड वो है, उसके कारण क्या हुआ, एक्सचेंज रेट में इंपैक्ट आया। ठीक, उसे कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। तो इकोनॉमिक रिस्क में बेसिकली क्या होता है, बिजनेस की जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, यानी फ्यूचर में जो कैश फ्लो आने वाले हैं किसी बिजनेस को, उसकी आज की वैल्यू, ठीक, को हम बिजनेस की वैल्यू कहते हैं। तो अगर हमारे बिजनेस की वैल्यू में कोई वेरिएशन आ रहा है तो वो इकोनॉमिक रिस्क होती है। पढ़ेंगे पूरा डिटेल के अंदर। अब कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिस्क मार्केट, फिर उसके बाद परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी और इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरी। कल हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। यानी मैंने आपको ये इसलिए बोला क्योंकि आपको पढ़कर आना है एडवांस में। थोड़ा चैप्टर टेक्निकल है, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो जाके दिमाग में फिट होगा। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. और क्योंकि चैप्टर टिपिकल है तो मेरी स्पीड स्लो होगी और आप एडवांस में पढ़कर आएंगे। ठीक है? Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स। गुड डे। Thank you, sir.